क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई शहर 7 द्वीपों को जोड़कर समुद्र पर बसाया गया है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ के पश्चिमी घाट दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं? और क्या आप जानते हैं कि इसकी ज्वालामुखीय चट्टानों को तराश कर प्राचीन मंदिर बनाए गए जो समय और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं? महाराष्ट्र केवल एक राज्य नहीं है, यह सागर और बेसाल्ट, जंगल और महानगर, साम्राज्यों की जन्मभूमि और भारत की आर्थिक धड़कन है। तैयार हो जाइए बिल्कुल दोस्त, आज समझदारी से। क्योंकि आज आप 50 अद्भुत तथ्यों की खोज करेंगे जो इस महान भूमि को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। 50। सह्याद्री पर्वत की प्राचीनता और विस्तार। सह्याद्री पर्वतमाला, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जो मानसूनी हवाओं के लिए एक प्राकृतिक बाधा का काम करती है। यह पर्वतमाला हिमालय से भी अधिक पुरानी है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ की खड़ी चट्टानें और गहरी घाटियां बेसाल्टिक लावा के परतों से बनी हैं। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। 49। दक्कन ट्रैप्स का विशाल लावा प्रवाह। महाराष्ट्र का अधिकांश भूभाग दक्कन के पठार पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी की दरारों से भारी मात्रा में लावा बाहर निकला था। यह लावा परत दर परत जमा होता गया, जिससे आज के सीढ़ीदार दक्कन ट्रैप्स का निर्माण हुआ। इस पठार की कुल गहराई कहीं कहीं 2 किलोमीटर से भी अधिक है। भौगोलिक रूप से यह पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है, जिसके कारण राज्य की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। 48। लोनार क्रेटर का रहस्यमयी निर्माण। बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक अद्भुत भौगोलिक घटना का परिणाम है। लगभग 52,000 साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से यह गड्ढा बना था। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जो बेसाल्टिक चट्टान में बनी है। इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है, जो इसे वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। इस झील का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर है और इसकी गहराई 150 मीटर है। यहां के पानी का रंग कभी कभी गुलाबी हो जाता है, जो इसमें मौजूद हेलोर्चिया नामक सूक्ष्म जीवों की अधिकता के कारण होता है। 47। कोंकण तट की संकरी पट्टी। अरब सागर और सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित कोंकण तट महाराष्ट्र की एक अनूठी भौगोलिक पहचान है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई केवल 30 से 60 किलोमीटर के बीच सीमित रहती है। यह क्षेत्र पहाड़ियों, छोटी नदियों और खाड़ियों से भरा हुआ है। भारी मानसून वर्षा के कारण यहां की मिट्टी लैटेराइट प्रकार की है, जो गहरे लाल रंग की होती है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र धान की खेती और फलों के बागानों, विशेषकर विश्व प्रसिद्ध हापुस आम के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां की तटीय रेखा कटी फटी और प्राकृतिक बंदरगाहों से युक्त है। 46। गोदावरी नदी का विशाल जल क्षेत्र। गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि इसका बेसिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करता है। महाराष्ट्र में इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जो राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के जलोढ़ मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं। आमकौवा, तो जहां साल भर विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। ये नदी तंत्र विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे पूरे देश की अजीब और अविश्वसनीय ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करते रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। 45। कल सुबाई शिखर की सर्वोच्चता।
अहमदनगर जिले में स्थित कलसुबाई शिखर को महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1646 मीटर है। भौगोलिक रूप से यह सह्याद्री की हरिश्चंद्रगढ़ पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहां की जलवायु ठंडी रहती है और मानसून के दौरान यह बादलों के भीतर छिप जाता है। शिखर पर पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियां और खड़ी चट्टानों वाला रास्ता है। यहां से नीचे भंडारदरा बांध और आर्थर झील का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई के कारण इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, जो ट्रैकर्स को बहुत आकर्षित करता है। 44 रेगुर मिट्टी की विशेष उर्वरता। महाराष्ट्र का देश क्षेत्र अपनी काली कपासी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी दक्कन के बेसाल्टिक लावा के विखंडन और अपक्षय से बनी है। इसमें नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण शुष्क खेती के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। गर्मियों में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें हवा का संचार होता है। कपास, गन्ने और सोयाबीन की बम्पर पैदावार के पीछे इसी भौगोलिक मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। 43 महाबलेश्वर की 5 नदियों का उद्गम। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक प्रमुख पहाड़ी पठार है, जहां से एक ही स्थान से 5 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, कोयना और गायत्री हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है, जहां की ऊंचाई लगभग 1372 मीटर है। यहां होने वाली भारी वर्षा इसे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। यहां की मिट्टी में लैटेराइट की मात्रा अधिक है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भारत का सबसे अनुकूल क्षेत्र है। इसकी खड़ी ढलानें और गहरी घाटियां इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती हैं। 42 कास पठार का वानस्पतिक अजूबा। सतारा के पास स्थित कास पठार, जिसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी कहा जाता है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और इसकी ऊपरी मिट्टी की परत बहुत ही पतली है। मानसून के बाद यहां सैकड़ों प्रजातियों के जंगली फूल एक साथ खिलते हैं, जिससे पूरा पठार एक रंगीन कालीन जैसा दिखता है। भौगोलिक रूप से यहां पाई जाने वाली 70% से अधिक प्रजातियां स्थानिक हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यह पठार जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। 41 माथेरान की वाहन मुक्त स्थलाकृति। माथेरान एशिया का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। यह समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा पठार है। भौगोलिक रूप से यह सह्याद्री की एक अलग पहाड़ी है, जो मुख्य घाट से थोड़ी दूर स्थित है। यहां की मिट्टी गहरे लाल रंग की लैटेराइट है, जो भारी बारिश के कारण चट्टानों के रासायनिक क्षरण से बनी है। यहां के घने जंगल और शांत वातावरण इसकी भौगोलिक शुद्धता को बनाए रखते हैं। इस पठार की आकृति ऊपर से देखने पर एक मानव पदचिह्न जैसी प्रतीत होती है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। 40 तापी नदी का भ्रंश घाटी प्रवाह। उत्तरी महाराष्ट्र में बहने वाली तापी नदी राज्य की एक विशिष्ट जलधारा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी नर्मदा की तरह एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच स्थित है। तापी बेसिन का कुल क्षेत्रफल लगभग 52,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अधिकांश महाराष्ट्र में आता है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा मुख्य है। भौगोलिक रूप से तापी नदी का मैदान अत्यंत उपजाऊ है और यहां केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह नदी अंततः गुजरात से होकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। 39 अजंता की बेसाल्टिक गुफाओं का भूगोल। छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित अजंता की गुफाएं न केवल कला का नमूना हैं, बल्कि ये महाराष्ट्र की बेसाल्टिक स्थलाकृति का एक बेहतरीन उदाहरण भी हैं।
ये गुफाएं बघोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। ज्वालामुखी लावा के जमने से बनी ये कठोर चट्टानें नक्काशी के लिए बहुत उपयुक्त थीं। भौगोलिक स्थिति के कारण ये गुफाएं सदियों तक घने जंगलों में छिपी रहीं, जिससे इनका संरक्षण हो सका। यहां की चट्टानों की परतों को देखकर दक्कन ट्रैप के निर्माण के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जा सकता है, जो भूविज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। 38 अंबोली घाट का मानसूनी रिकॉर्ड। सिंधुदुर्ग जिले में स्थित अंबोली घाट को अक्सर महाराष्ट्र का चेरापूंजी कहा जाता है। यह सह्याद्री पर्वतमाला का वह हिस्सा है जहां मानसून की हवाएं सबसे पहले टकराती हैं और राज्य में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। औसतन यहां हर साल 7,000 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जाती है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र घने सदाबहार जंगलों और असंख्य झरनों से ढका हुआ है। यहां की अत्यधिक नमी और कम तापमान दुर्लभ जड़ी बूटियों और सरीसृपों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। यह घाट कोंकण और कोल्हापुर के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। 37 पन्हाला पठार की रणनीतिक बनावट। कोल्हापुर के पास स्थित पन्हाला एक विशाल पठार है जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां से कोंकण और देश क्षेत्र के बीच के रास्तों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। यह पठार 3 तरफ से गहरी खाइयों और खड़ी ढलानों से घिरा हुआ है, जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाते हैं। यहां का तापमान साल भर सुखद रहता है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर है। यहां के प्राकृतिक जल स्रोत और उपजाऊ भूमि ने इसे प्राचीन काल से ही मानव बस्तियों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाया है। 36 ये वर्धा और वैनगंगा का दक्षिण की ओर प्रवाह। विदर्भ क्षेत्र की वर्धा और वैनगंगा नदियां महाराष्ट्र की उन प्रमुख नदियों में से हैं जो दक्षिण की ओर बहती हैं। वैनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह महाराष्ट्र के भंडारा और गढ़चिरौली जिलों को सिंचित करती है। ये दोनों नदियां आगे चलकर प्राणहिता नदी बनाती हैं, जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र घने जंगलों, बेर अनाज शिजौंदाएं पर विशेषकर सागौन के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह क्षेत्र खनिज संपदा, विशेष रूप से कोयले और मैंगनीज के भंडार से समृद्ध है। 35 एलोरा की चट्टानी शिल्पकला का आधार। एलोरा की गुफाएं, विशेषकर कैलाश मंदिर, दुनिया में चट्टान काटकर बनाई गई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। यह पूरी संरचना एक ही विशाल बेसाल्ट चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तैयार की गई है। महाराष्ट्र की यह बेसाल्ट चट्टान इतनी मजबूत है कि सदियों के मौसम और क्षरण के बावजूद यह आज भी अडिग खड़ी है। भौगोलिक रूप से एलोरा सतमाला पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। यहां की चट्टानों में दरारों की कमी और उनकी एकरूपता ने ही प्राचीन वास्तुकारों को इतनी बड़ी और जटिल योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए आवश्यक सामग्री और आधार प्रदान किया था। 34 तो खंडाला और लोनावला का कगार। मुंबई और पुणे के बीच स्थित खंडाला और लोनावला सह्याद्री के मुख्य कगार पर स्थित हैं। भौगोलिक रूप से यह वह स्थान है जहां दक्कन का पठार अचानक खत्म होता है और कोंकण की तटीय भूमि शुरू होती है। इस कगार की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यहां की घाटियां जैसे ड्यूक नोज एंड राजमाची पॉइंट तीव्र ढलान और गहरी खाइयों का उदाहरण हैं। भारी वर्षा के कारण यहां का कगार जलप्रपातों से भरा रहता है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन गलियारों में से एक है, जहां की स्थलाकृति बादलों को रोकने और स्थानीय वर्षा पैदा करने में सक्षम है। 33 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का शहरी भूगोल। मुंबई के हृदय में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के उन दुर्लभ उद्यानों में से एक है जो किसी महानगर की सीमा के भीतर स्थित हैं। यह लगभग 103 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र बेसाल्टिक पहाड़ियों और घने सदाबहार वनों से आच्छादित है। यहां तुलसी और विहार नाम की 2 प्रमुख झीलें स्थित हैं, जो मुंबई शहर के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
यह उद्यान न केवल शहर के फेफड़ों का काम करता है, बल्कि यहाँ की चट्टानी कान्हेरी गुफाएं प्राचीन भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का जीवंत प्रमाण पेश करती हैं। 32 तोरणमाल पठार की सतपुड़ा स्थितियां। नंदुरबार जिले में स्थित तोरणमाल पठार सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दूसरा सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान अपनी ठंडी जलवायु और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित यशवंत झील इस क्षेत्र की एक प्रमुख जल विशेषता है, जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहां की चट्टानें सतपुड़ा की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तरह कठोर और ऊबड़ खाबड़ हैं। यह पठार मध्य प्रदेश की सीमा के काफी करीब स्थित है और यहां की वनस्पति शुष्क पर्णपाती प्रकार की है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर से अधिक है। 31 भंडारदरा और आर्थर झील का जल विज्ञान। अहमदनगर जिले में स्थित भंडारदरा अपनी भौगोलिक बनावट के कारण महाराष्ट्र का स्वर्ग कहलाता है। यहां प्रवरा नदी पर बना विल्सन बांध भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है। इसके पीछे बनी आर्थर झील एक विशाल जल निकाय है जो सह्याद्री की चोटियों से घिरी हुई है। मानसून के दौरान यहां का प्रसिद्ध अम्ब्रेला फॉल्स अपनी विशेष आकृति के कारण चर्चा में रहता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला है, जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई का लाभ उठाता है। यहां की गहरी घाटियां और ऊंची चोटियां जल विद्युत उत्पादन के लिए एक आदर्श प्राकृतिक सेटअप प्रदान करती हैं। 30 ठाणे क्रीक का दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। ठाणे क्रीक मुंबई द्वीप और मुख्य भूमि के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। यह एक ज्वारीय प्रवेश मार्ग है जहां अरब सागर का पानी जमीन के भीतर तक आता है। यहां के मैंग्रोव वन और कीचड़ वाले मैदान मड फ्लैट्स इसे प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाते हैं। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र समुद्री और मीठे पानी के मिलन का एक अनूठा उदाहरण है। यह खाड़ी न केवल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यह मुंबई और ठाणे के बीच के तटीय कटाव को रोकने में एक प्राकृतिक बाधा की तरह काम करती है। 29 रत्नागिरी के सड़ा पठार के पेट्रोग्लिफ्स। रत्नागिरी के तटीय क्षेत्रों में स्थित सड़ा पठार लैटेराइट पत्थर की विशाल परतों से बने हैं। इन पठारों की भौगोलिक विशेषता यह है कि ये मानसून के दौरान तो हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल बंजर दिखाई देते हैं। हाल के वर्षों में इन चट्टानी सतहों पर हजारों साल पुराने नक्काशीदार चित्र या पेट्रोग्लिफ्स पाए गए हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियां प्राचीन काल से ही मानव निवास के लिए उपयुक्त थीं। इन कठोर लैटेराइट चट्टानों पर की गई नक्काशी आज भी मौसम की मार झेलते हुए सुरक्षित है, जो एक चमत्कार है। 28 नर्मदा नदी की उत्तरी भौगोलिक सीमा। नर्मदा नदी महाराष्ट्र के सबसे उत्तरी हिस्से में नंदुरबार जिले के साथ एक छोटी सी सीमा बनाती है। हालांकि यह नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात की है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका लगभग 54 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र राज्य की भौगोलिक सीमा को परिभाषित करता है। यह नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक बहुत गहरी और संकरी घाटी से होकर गुजरती है। यहाँ की स्थलाकृति बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी है। नर्मदा का यह हिस्सा महाराष्ट्र को उत्तर भारत की भौगोलिक विशेषताओं से जोड़ता है और यहाँ की चट्टानी बनावट दक्कन ट्रैप्स से काफी अलग दिखाई देती है। 27 पसायताय और प्राणहिता नदी का विशाल संगम क्षेत्र। गढ़चिरौली जिले में वर्धा और वैनगंगा नदियों के मिलन से प्राणहिता नदी का जन्म होता है। भौगोलिक रूप से यह संगम महाराष्ट्र के जल मानचित्र पर एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। प्राणहिता बेसिन घने जंगलों और प्रचुर जल संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के साथ बहकर आई है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसकी भौगोलिक बनावट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ काफी समानता रखती है, जो इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से विविध बनाती है। 26 मेलघाट की ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति। अमरावती जिले में स्थित मेलघाट टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र तापी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की स्थलाकृति बहुत ही जटिल है।
यहाँ गाविलगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं, जो ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों का एक जाल बनाती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से बेसाल्टिक है, लेकिन कटाव के कारण यहाँ की घाटियां बहुत गहरी हो गई हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसे सागौन के जंगलों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक बनाती है, जहां वनस्पति अत्यंत सघन और विविध है। 25. लोनार झील का विशिष्ट रासायनिक भूगोल। लोनार झील केवल अपनी आकृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पानी की रासायनिक बनावट के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस झील का पानी एक ही समय में खारा और क्षारीय दोनों है, ये जो एक बहुत ही दुर्लभ भौगोलिक संयोग है। इसमें मौजूद खनिजों का संतुलन इसे दुनिया की अन्य झीलों से अलग बनाता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यहाँ के पानी का पीएच मान 10 से अधिक होता है। यहाँ रहने वाले सूक्ष्म जीव पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। इसके किनारे पर स्थित बेसाल्ट चट्टानें आज भी उस प्राचीन टक्कर के रासायनिक निशानों को संजोए हुए हैं। 24. वैतरणा नदी का जल आपूर्ति तंत्र। पालघर जिले से बहने वाली वैतरणा नदी कोंकण की एक प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भौगोलिक दृष्टि से इसका महत्व मुंबई के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि इस पर बने 3 बड़े बांधों से शहर को अधिकांश पानी मिलता है। यह नदी सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने तक एक छोटी लेकिन तीव्र ढाल वाली यात्रा तय करती है। इसकी घाटी में घने जंगल और पहाड़ियां हैं, जो इसके जलग्रहण क्षेत्र को मानसून के दौरान भारी वर्षा प्राप्त करने में मदद करती हैं। वैतरणा का मुहाना या एक्चुअरी तटीय ये पारिस्थितिकी और मछली पकड़ने के लिए एक प्रमुख भौगोलिक केंद्र है। 23. उल्हास नदी का पश्चिमगामी मार्ग। उल्हास नदी महाराष्ट्र की उन चुनिंदा नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। लोनावला के पास सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी रायगढ़ और ठाणे जिलों से होकर गुजरती है। भौगोलिक रूप से इसका बेसिन बहुत ही विविध है, ये जिसमें घने जंगल और तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। यह नदी अंततः वसई और ठाणे की खाड़ियों में विभाजित होकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। मानसून के दौरान इसका बहाव इतना तीव्र होता है कि यह आसपास के निचले मैदानी इलाकों में प्राकृतिक रूप से जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती है। 22. मुंबई की 7 पहाड़ियों का भौगोलिक अवशेष। मूल रूप से मुंबई 7 अलग अलग द्वीपों का समूह था, जो पहाड़ियों से बना था। इनमें मालाबार हिल, कंबला हिल, द एंटॉप हिल और सेवरी जैसी पहाड़ियां आज भी अपने भौगोलिक अस्तित्व को बनाए हुए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर किए गए भूमि सुधार रिक्लेमेशन के कारण ये पहाड़ियां अब शहर का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन इनकी बेसाल्टिक संरचना आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। ये पहाड़ियां दक्कन ट्रैप्स के पश्चिमी छोर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका भूगोल ही था जिसने अंग्रेजों को यहां एक सुरक्षित बंदरगाह बनाने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि ये पहाड़ियां समुद्र की लहरों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। 21. मंजरा नदी और बालाघाट पर्वत श्रृंखला। मंजरा नदी गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो मुख्य रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र से होकर बहती है। इसका उद्गम बालाघाट पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों से होता है। भौगोलिक रूप से यह नदी अन्य नदियों की तुलना में काफी धीमी गति से बहती है, क्योंकि इसका मार्ग अपेक्षाकृत सपाट है। यह नदी बीड़ और लातूर जिलों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। बालाघाट की ये पहाड़ियां सह्याद्री की एक उपश्रृंखला हैं, जो पूर्व की ओर फैलती हैं। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है और मिट्टी काली और उपजाऊ है, जो गन्ने और दालों की खेती के लिए एक विशिष्ट भौगोलिक आधार प्रदान करती है। 20. ताडोबा अंधारी का शुष्क पर्णपाती परिदृश्य। चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जहां की जलवायु शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। यहां की स्थलाकृति में छोटी पहाड़ियां और समतल मैदान शामिल हैं, जहां सागौन और बांस के घने जंगल पाए जाते हैं। यहां की मिट्टी में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, जो इसे पश्चिमी महाराष्ट्र की बेसाल्टिक मिट्टी से अलग बनाती है। ताडोबा झील इस शुष्क परिदृश्य के बीच एक स्थायी जल स्रोत प्रदान करती है, जो इस पूरे भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र है। 19.
भीमाशंकर का भौगोलिक और जैविक महत्व। पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर सह्याद्री पर्वतमाला की पश्चिमी चोटियों पर स्थित एक प्रमुख पठार है। यहां से भीमा नदी का उद्गम होता है, जो कोवा की जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन है और जो महाराष्ट्र में काफी दुर्लभ है। यहाँ की ऊंचाई और भारी वर्षा इसे जायंट स्क्विरेल या शेखरू के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करती है। यहाँ की चट्टानें बहुत ही फिसलन भरी और खड़ी हैं, जो मानसून के दौरान अनगिनत झरनों को जन्म देती हैं। यह स्थान सह्याद्री के सबसे सुंदर और भौगोलिक रूप से संपन्न हिस्सों में से एक माना जाता है। 18. मालशेज घाट की ऊंचाई और विवर्तनिक महत्व। मालशेज घाट ठाणे और अहमदनगर जिलों की सीमा पर स्थित सह्याद्री पर्वतमाला का एक प्रमुख दर्रा है। भौगोलिक रूप से यह स्थान पश्चिमी घाट के ऊर्ध्वाधर कगार वर्टिकल एस्कार्पमेंट का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। यहां की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 700 मीटर है। मानसून के दौरान यह क्षेत्र सैकड़ों अस्थायी झरनों का घर बन जाता है, जो सीधे घाट की सड़क पर गिरते हैं। इस घाट की संरचना बेसाल्ट की कई परतों से बनी है, जो करोड़ों वर्षों के ज्वालामुखी जमाव को प्रदर्शित करती है। यह दर्रा दक्कन के पठार और कोंकण के तटीय मैदानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 17. राजमाची का सामरिक और भौगोलिक दोहरी पठार। रायगढ़ जिले में स्थित राजमाची एक अनूठा भौगोलिक स्थल है, जहां दो अलग अलग चोटियां श्रीवर्धन और मनरंजन अपारी सरन एक ही पठार पर स्थित हैं। यह स्थान लोनावला और खंडाला के पास सह्याद्री की मुख्य श्रृंखला पर स्थित है। भौगोलिक रूप से यहां से उल्हास नदी की घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहां की चट्टानें बहुत ही मजबूत हैं और इनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से रक्षा के लिए किया गया था। इस पठार की बनावट ऐसी है कि यह मानसून के बाद बहुत लंबे समय तक नमी को सोख कर रखता है, जिससे यहां की हरियाली सर्दियों के अंत तक बनी रहती है। 16. रत्नागिरी की जादुई लाल मिट्टी और हापुस। रत्नागिरी की भौगोलिक संरचना में लैटेराइट चट्टानों की प्रमुखता है, जो भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण बनी हैं। यह लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड से भरपूर होती है, जो इसे बागवानी के लिए अद्वितीय बनाती है। यहां की जलवायु में समुद्री नमी और पहाड़ी ढलानों का ऐसा संतुलन है, जो हापुस आम को उसकी विशिष्ट सुगंध और मिठास प्रदान करता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ है, जहां मिट्टी की गहराई कम होने के बावजूद जड़ों को खनिजों का पूरा पोषण मिलता है। यही कारण है कि यह बेल्ट आम उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनी हुई है। 15. सिंधुदुर्ग की कटी फटी तटरेखा और द्वीप। सिंधुदुर्ग जिले की तटरेखा महाराष्ट्र के सबसे दक्षिणी हिस्से को परिभाषित करती है और यह अपनी कटी फटी भौगोलिक बनावट के लिए जानी जाती है। यहां समुद्र के भीतर कई छोटे द्वीप और जलमग्न चट्टानें हैं, जिनमें से कुर्ते द्वीप पर ऐतिहासिक किला स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र कॉन्टिनेंटल शेल्फ के करीब है, जहां समुद्र की गहराई अचानक बढ़ती है। यहां की खाड़ियां और ज्वार भाटा प्रणाली समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाती हैं। साफ पानी और कोरल रीफ की मौजूदगी इस तट को भारत के अन्य हिस्सों से अलग बनाती है। यह स्थान समुद्री जीव विज्ञान के अध्ययन का केंद्र है। 14. सतपुड़ा और गाविलगढ़ की ऊबड़ खाबड़ श्रृंखला। महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला राज्य की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसकी गाविलगढ़ पहाड़ियां भौगोलिक रूप से अत्यंत दुर्गम और घनी हैं। ये पहाड़ियां दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से अलग करती हैं। यहां की चट्टानी बनावट में ज्वालामुखीय बेसाल्ट और ग्रेनाइट का मिश्रण पाया जाता है। इस क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर तक जाती है, जो इसे मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। यहां की मिट्टी में नमी को रोकने की क्षमता कम है, इसलिए यहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भूगोल वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13. माथेरान का विशिष्ट लैटेराइट पठार।
माथेरान का भूगोल इसे एक पेनप्लेन का अवशेष बनाता है जो सह्याद्री के मुख्य कगार से अलग हो गया है। यहाँ की ऊपरी सतह पूरी तरह से लाल लैटेराइट चट्टानों से बनी है। भौगोलिक रूप से यह पठार बहुत छोटा है, लेकिन इसकी खड़ी ढलानें और गहरी खाइयां इसे चारों ओर से सुरक्षित रखती हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी छिद्रपूर्ण है कि मानसून का सारा पानी सोख लेती है और गर्मियों में भी ठंडक बनाए रखती है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति में कई प्राकृतिक झरने और दृश्य बिंदु हैं जो सह्याद्री के कटाव के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। यहाँ की शुद्ध हवा का श्रेय इसके भूगोल को जाता है। 12. छत्रपति संभाजीनगर का अर्ध शुष्क पठारी क्षेत्र। वह पूर्व में औरंगाबाद के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र मराठवाड़ा के पठार पर स्थित है। भौगोलिक रूप से यह स्थान पश्चिमी घाट की रेन शैडो या वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। यहां वार्षिक वर्षा का औसत काफी कम है, जिसके कारण यहां की स्थलाकृति अर्धशुष्क प्रकार की है। यहां की मिट्टी काली कपासी है, लेकिन जल स्रोतों की कमी के कारण यह कृषि के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह शहर छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो दक्कन ट्रैप का हिस्सा हैं। यहां की चट्टानें बहुत ही सघन और कठोर हैं। आहें कि जो प्राचीन काल में गुफाओं के निर्माण के लिए अत्यंत आदर्श थीं। 11. नासिक की विशिष्ट जलवायु और अंगूर की घाटी। नासिक का भूगोल इसे भारत की वाइन राजधानी बनाता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह शहर दक्कन के पठार के पश्चिमी छोर पर है। यहां की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 मीटर है, जो इसे एक मध्यम और सुखद जलवायु प्रदान करती है। भौगोलिक दृष्टि से यहां दिन और रात के तापमान में होने वाला बड़ा अंतर अंगूर की खेती के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। यहां की मिट्टी में कंकड़ और खनिज भरपूर हैं, जो जड़ों को पानी के निकास में मदद करते हैं। यह सूक्ष्म जलवायु नासिक को महाराष्ट्र के अन्य गर्म इलाकों से भौगोलिक रूप से पूरी तरह अलग बनाती है। हमारे खूबसूरत देश के हर प्रांत के बारे में अद्भुत फैक्ट सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। 10. हरिश्चंद्रगढ़ का भव्य कोंकण कड़ा कगार। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित कोंकण कड़ा एक भौगोलिक अजूबा है। यह एक अर्धवृत्ताकार खड़ी चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगभग 1800 फीट है। यह सीधे कोंकण के तटीय मैदानों की ओर झुकती है। भौगोलिक रूप से यह एक विवर्तनिक विसंगति की तरह दिखता है, जहां पर्वत अचानक खत्म हो जाता है। यहां हवा का दबाव इतना अधिक होता है कि हल्का कचरा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। इस कगार का निर्माण करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट और बाद में हुए भूगर्भीय कटाव के कारण हुआ था। यह चट्टान महाराष्ट्र की सबसे ऊंची और खतरनाक सीधी ढलानों में से एक है। 9. लोनार झील का गुलाबी जल और सूक्ष्म भूगोल। लोनार झील का भूगोल केवल इसकी उत्पत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र भी पनपता है। हाल ही में इस झील का पानी गुलाबी हो गया था, और जिसका भौगोलिक कारण इसमें मौजूद हेलोर्चिया नामक नमक प्रेमी सूक्ष्म जीव थे। झील का पानी अत्यधिक क्षारीय है, जिसका पीएच मान लगभग 10 से अधिक रहता है। यहां की बेसाल्टिक चट्टानों में मास्केलोनाइट पाया जाता है, जो केवल उच्च वेग वाली टक्करों से बनता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र एक सर्कुलर डिप्रेशन है, जिसके चारों ओर ऊंची पहाड़ियां एक प्राकृतिक दीवार बनाती हैं। यह झील पृथ्वी पर मंगल ग्रह जैसी स्थितियां दर्शाती है। 8. चंद्रपुर के प्राचीन गोंडवाना कोयला भंडार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का भूगोल राज्य के बाकी हिस्सों से अलग है, क्योंकि यहां गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें लगभग 25 करोड़ साल पुरानी हैं और इनमें भारी मात्रा में कोयला संचित है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र वर्धा नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ की मिट्टी में कार्बन की अधिकता है और यहाँ की भूगर्भीय संरचना खनिज संपदा से लबालब है। दक्कन के बेसाल्ट के नीचे दबे ये कोयला भंडार महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। यह क्षेत्र न केवल भूवैज्ञानिकों के लिए बल्कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक धुरी है। 7. मुंबई का प्राकृतिक गहरा समुद्री बंदरगाह। मुंबई की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक बनाती है।
यह 7 द्वीपों के समूह से बना शहर है जिसने समुद्र की तेज लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार प्रदान की। भौगोलिक रूप से मुंबई द्वीप और मुख्य भूमि के बीच की खाड़ी बहुत गहरी है, जिससे बड़े जहाजों का आवागमन आसान हो जाता है। यहां की समुद्री तलहटी बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, पहले जो इसे मजबूती प्रदान करती है। इस विशिष्ट भूगोल के कारण ही यह शहर भारत की व्यावसायिक राजधानी बना, क्योंकि यहां से अरब सागर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना सुगम था। 6. कोल्हापुर की पंचगंगा नदी और मैदान। कोल्हापुर जिला पंचगंगा नदी के बेसिन में स्थित है, जो 5 छोटी नदियों के मिलन से बनती है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र देश और कोंकण के मिलन बिंदु पर है। यहां की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जो गन्ने की खेती के लिए भारत के सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां इस क्षेत्र को साल भर जल प्रदान करती हैं। यहां के पठारी इलाकों में बेसाल्ट की कठोर परतें हैं, जबकि घाटियों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कोल्हापुर की भौगोलिक बनावट इसे एक आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करती है, जो प्राकृतिक रूप से जल संपन्न है। 5. रायगढ़ की सह्याद्री रीढ़ और पहाड़ी किले। सापोज से आदिसी आहा। रायगढ़ जिले का भूगोल सह्याद्री की संकरी और ऊंची चोटियों से परिभाषित होता है। यहां पहाड़ियां ऐसी संरचना बनाती हैं जिन्हें स्पाइन्स या रीढ़ कहा जाता है। भौगोलिक रूप से रायगढ़ का किला एक विशाल पठार पर स्थित है, जो चारों ओर से ऊर्ध्वाधर चट्टानों से सुरक्षित है। यहां की ऊंचाई और कठिन ढलानें इसे अभेद्य बनाती थीं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव अधिक है और यहां की चट्टानें अक्सर नंगी और काली दिखाई देती हैं। कोंकण की तलहटी और सह्याद्री की ऊंचाई के बीच का यह संक्रमण क्षेत्र महाराष्ट्र की भौगोलिक दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। 4. पालघर की तटीय मिट्टी और डहाणू का भूगोल। पालघर जिले के डहाणू और घोलवड़ क्षेत्र का भूगोल विशेष रूप से चीकू की खेती के लिए जाना जाता है। यहां की मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनूठा मिश्रण है, जो समुद्री खारेपन के साथ मिलकर एक विशिष्ट सूक्ष्म वातावरण बनाता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र अरब सागर के बहुत करीब है, लेकिन यहां की भूमि दलदली नहीं है। यहां की रेतीली जलोढ़ मिट्टी पानी के बेहतर निकास की अनुमति देती है, जो फलों के पेड़ों के विकास के लिए अनिवार्य है। इस भौगोलिक विशिष्टता के कारण यहां के चीकू को वैश्विक पहचान प्राप्त है, जो इसे अन्य तटीय क्षेत्रों से अलग बनाता है। 3. चिखलदरा का विदर्भ स्थित हिल पठार। विदर्भ क्षेत्र में स्थित चिखलदरा एकमात्र हिल स्टेशन है और इसका भूगोल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। समुद्र तल से 1188 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पठार चारों ओर से गहरी घाटियों से घिरा है। भौगोलिक दृष्टि से यहां की जलवायु काफी ठंडी रहती है, जो इसे गर्म विदर्भ के बीच एक नखलिस्तान बनाती है। यहां कॉफी के बागान पाए जाते हैं, ये जो महाराष्ट्र में कहीं और देखने को नहीं मिलते। यहां की चट्टानें बेसाल्टिक हैं, लेकिन उनके ऊपर वनस्पतियों की मोटी परत है। यह स्थान विदर्भ की भौगोलिक विविधता और समृद्ध जैव विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2. परभणी में गोदावरी और पूर्णा का संगम। परभणी जिले के पास गोदावरी और उसकी सहायक पूर्णा नदी का संगम एक महत्वपूर्ण भौगोलिक मील का पत्थर है। यह संगम मराठवाड़ा के कृषि परिदृश्य को निर्धारित करता है। भौगोलिक रूप से यहां नदियां बहुत चौड़ी हो जाती हैं और अपने साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी का विशाल निक्षेप करती हैं। यह क्षेत्र अत्यंत समतल है, जो इसे बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। यहां का जल विज्ञान पूरे मध्य महाराष्ट्र की सिंचाई व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस संगम क्षेत्र की मिट्टी बहुत गहरी और नमी युक्त होती है, जो सूखे के दौरान भी काफी हद तक खेती में सहायक सिद्ध होती है। 1. दक्कन ट्रैप का भौगोलिक और सांस्कृतिक सार। महाराष्ट्र के भूगोल का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य दक्कन ट्रैप है। यह विशाल लावा पठार न केवल राज्य की सीमाओं को तय करता है, बल्कि यहां की पूरी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। इसके कठोर बेसाल्ट ने किलों को मजबूती दी, इसकी काली मिट्टी ने कपास और गन्ने के साम्राज्य खड़े किए,
और इसके ऊंचे पहाड़ों ने मानसून को नियंत्रित किया। भौगोलिक रूप से यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक है। महाराष्ट्र की हर नदी, हर छोटी और हर मैदान इसी प्राचीन बेसाल्टिक विरासत का हिस्सा है, जो इसे दुनिया के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में से एक बनाता है। महाराष्ट्र के बारे में इन कम जाने पहचाने ज्योग्राफिकल सीक्रेट्स को जानने के बाद हमें बताएं, आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया या किसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। कमेंट्स में लिखें और देखते हैं कि हम में से कितने लोग सहमत हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। आपका फीडबैक हमें हर वीडियो को बेहतर बनाने में मदद करता है। और वीडियो की बात करें तो दिन में एक और वीडियो चल रहा है ताकि आप हमारे खूबसूरत देश की ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करना जारी रख सकें। लेकिन जाने से पहले से पुब्बतिदेव को पोस्ट देता है सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें ताकि हम साथ में सीखते रहें। दास है, अगले वीडियो में मिलते हैं।